हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। मैं विकास सोनी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th के लिए आपको पता होगा फिज़िक्स स्टार्ट की थी। यूनिट हमारा फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स टॉपिक चल रहा था। पोटेंशियल्स के कंसेप्ट को समझ लिया था, कैपेसिटर भी टॉपिक पढ़ लिया था। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने मतलब पढ़ लिए थे। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की कंसेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। एंड रिलेटेड टर्म्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब दो कंडक्टर को जोड़ा जाता है तब उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बहुत सारी बुक्स में इस टॉपिक को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नाम से भी लिखा होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो से, तो लास्ट तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए जी, हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले कि कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, तो इसको हमें समझना है, इस कंसेप्ट को, कॉमन पोटेंशियल के। ठीक है बेटा जी। तो इसके लिए मैंने क्या माना, सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैंने दो अलग अलग शेप के, अलग अलग क्या सेम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। भाई क्या हो गया, देखो क्या हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, दो इस तरह से कंडक्टर्स बना लिए। तो ये हमारा पहला कंडक्टर कुछ इस तरह से बन गया। तो इसका बेटा जी नाम रख दिया ए। अब इसके जैसा ही एक कंडक्टर और है, साइज़ में आप इससे अलग भी मान सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा दिखा दिया। ये जो हमारा कंडक्टर है बेटा जी, इसको साइज़ में हल्का सा मैं बड़ा दिखा देता हूँ। तो कहाँ जा रहा है भाई, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है भैया, तू भी आजा नीचे एक बार, थोड़ा सा साइड में रहे ना, अच्छी है। ठीक है, तो हमने इस तरह से दो कंडक्टर बना लिए बेटा जी, ए एंड बी। मैंने आपसे कहा देखो ये दो अलग अलग शेप या साइज़ के हैं। ठीक है, अब क्या कर रखा है, दोनों को हमने चार्ज कर रखा है। तो इस पर भी कुछ चार्ज है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस पर चार्ज हमने। तो फर्स्ट कंडक्टर पे जो चार्ज है बेटा जी, हमने उसको मान लिया दैट इज़ Q1। और सेकंड कंडक्टर पे भी ऑलरेडी कुछ चार्ज है, उसको हमने मान लिया कुछ, लेट सपोज Q2 मान लिया। अब चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी हो जाता है, बिल्कुल सर पोटेंशियल तो होता ही है। तो इस पहले कंडक्टर का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, दूसरे का V2 है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं अपनी, इस तरह से काम चल रहा था। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों का चार्ज अलग अलग है, इवन दोनों की कैपेसिटी कुछ अलग अलग है, C1 C2 हमने लिख दिया। अब मैंने आपसे एक बात पूछी कि अगर हम क्या करें, इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में क्या कर दें बेटा जी, कनेक्ट कर दें। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, या तो डायरेक्ट टच कर दीजिए या हमने कोई वायर से इनको कॉन्टैक्ट में ले आए। अब होगा क्या, जैसे ही दोनों मेटलिक कंडक्टर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। कंडक्टर जो ए है इसका पोटेंशियल कुछ अलग है, कंडक्टर बी का पोटेंशियल कुछ अलग है। तो ड्यू टू डिफरेंट पोटेंशियल, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज है वो मूव करेगा हायर से लोअर। लेट अस सपोज एग्जांपल के लिए हमने V1 को बड़ा माना, तो क्या होगा, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम कंडक्टर B टू A। चार्ज B से A मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज लेट अस सपोज मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये चार्ज कब तक मूव करता रहेगा। तो ये चार्ज तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल अब कुछ अलग ना हो जाए। अलग सर, अलग इन द सेंस कि पहले इसका कैपेसिटर, पहले का पोटेंशियल V1 था, दूसरे का V2 था, लेकिन जैसे ही कनेक्ट किया तो चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया। तो चार्ज के ट्रांसफ़र की वजह से, चार्ज के ट्रांसफर्स की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। अब क्या होगा, अब बेटा जी रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल पहले का V1 नहीं रहेगा, पहले का पोटेंशियल बेटा जी V1 नहीं रहेगा। और दूसरे का पोटेंशियल अगर मैं आपसे पूछूं तो दूसरे का पोटेंशियल बेटा जी V2 नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा, अब आपको पता होगा यार पोटेंशियल तो दोनों का बराबर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो गया। और जब ये काम होगा तब चार्ज का ट्रांसफ़र भी रुक जाएगा, चार्ज जो है ना मोशन उसका रुक जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, स्टॉप्स मूविंग। कब, जब दोनों का बराबर हो गया। तो इस फिनोमिना में क्या चीज़ सीखने को मिली, इससे ये सीखने को मिली कि दो अलग अलग पोटेंशियल की बॉडीज़ को जोड़ने पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड द बॉडीज बिकम एट सेम पोटेंशियल, दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पे आ जाती है, और उसी को ही तो बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स बोल दो या टू बॉडीज बोल दो या टू कंडक्टर्स बोल दो, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल
आर कनेक्टेड विद ईच अदर, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटने लग जाएगा दोबारा से, किसी एक में से निकल के दूसरे में जाने लग जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोथ बिकम एट इक्वल पोटेंशियल, बोथ बिकम एट इक्वल पोटेंशियल, ठीक है ना, दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ जाती है। एंड दिस पोटेंशियल जो अब दोनों का आया, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज, दिस पोटेंशियल इज नोन एज बेटा जी, इसी को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। मैं सीपी शॉर्ट पे लिख देता हूँ, समझ रहे हो, चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद पोटेंशियल जो बराबर हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर पहले हमने माना यार V2 का पोटेंशियल ज़्यादा था, V1 का कम था, तो यानी V2 डिक्रीज होगा, शायद इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और शायद V1 का जो है बेटा जी इंक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा ये तो सर चार्ज पे डिपेंड करता है, और शायद फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब V1 V2 बराबर हो जाएंगे, तब उसको V1 V2 थोड़ी बोलेंगे, तब उनको हम V बोल देंगे, वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। हम इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इन्हीं शेप्स को उठाया पहले तो, ताकि हमें दोबारा ड्रॉ ना करना पड़े ये सब कुछ। तो मैंने इस शेप को उठाया, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। तो मैंने आपको ये सिचुएशन, देखो भाई ये जो सिचुएशन तुम देख रहे हो ये क्या है, बिफोर कनेक्टिंग, मतलब हमने उसको कनेक्ट नहीं किया था। बिफोर कनेक्टिंग क्या सीन था तुम मुझे बताओ। अब जब हमने इन दोनों जो स्फीयर बोल दो या जो कंडक्टर है इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया था, तो चार्ज का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा एक दूसरे से, दोनों ने एक दूसरे से चार्ज नहीं लिया। तो मैं सिर्फ फर्स्ट कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉडी बोल दो या फर्स्ट कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, एक ही, ठीक है ना। इस फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज बता दो मुझे कितना है चार्ज इसका, इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ। क्या वो इसकी कैपेसिटी C1 और उसका पोटेंशियल C2 के बराबर होगा? बिल्कुल सेम एज इट इज़। मैंने सेकंड कंडक्टर B के लिए भी आपसे पूछा भैया इसका चार्ज बताओ, तो इसके चार्ज को अगर मैं Q2 लिख रहा हूँ, क्या वो इसकी कैपेसिटी इंटू इसका पोटेंशियल होगा? बिल्कुल। अब दोनों का टोटल चार्ज बताओ जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, इनको कनेक्ट करने से पहले का टोटल चार्ज। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, Q1 प्लस Q2 कर दो, तो जो टोटल चार्ज आएगा मैं उसको Q लिख देता हूँ। क्या वो C1 V1 प्लस C2 V2 आएगा? जी बिल्कुल। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ ही हम होल्ड कर देते हैं। तो यानी इनको कनेक्ट करने से पहले का है। अब कनेक्ट करने के बाद का क्या सीन है, तो बाद वाला भी समझ लेते हैं। तो मैंने फिर से कॉपी किया इसी डायग्राम को, इसी की तो जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो मैंने इसको उठाया और अगला केस देख लेते हैं। अब हम आफ्टर कनेक्टिंग का सीन कर लेते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा। आफ्टर कनेक्टिंग तो आपको पता है यार, आफ्टर कनेक्टिंग होगा क्या, आफ्टर कनेक्टेड बोल दो, आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा, चार्ज जो होगा ना, चार्ज वो क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ से? मूव फ्रॉम, जैसे इस एग्जांपल में पर्टिकुलर मैं बी से बोल रहा हूँ तो आप सिंपल लिख सकते हो वन कंडक्टर टू अनदर, वन कंडक्टर टू अनदर, वो एक से दूसरे में जाएगा। तो डिपेंड करता है ना कौन सी कंडीशन है। अब इससे होगा क्या, इससे बेटा जी जो V2 पोटेंशियल था वो कुछ कम हो जाएगा, वो V हो जाएगा, और V1 पोटेंशियल कुछ बढ़ के V हो जाएगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल चेंज होके नया आ जाएगा, एक वो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। अब जब चार्ज मूव किया इधर से उधर, दोनों बॉडीज़ पे कुछ नया चार्ज आ जाएगा। अब वो निकाल लेते हैं। तो चार्ज ऑन कंडक्टर A निकालते हैं पहले, उसको मान लीजिए मैंने Q1 डैश नाम दे दिया। किसके बराबर होगा? उसकी कैपेसिटी C1, पोटेंशियल उसका नया हो चुका है V। इसी तरह से चार्ज ऑन कंडक्टर में B पूछूँ तुमसे, तो उसको बेटा जी मैं Q2 डैश लिख देता हूँ। किसके बराबर होगा? C2 इंटू पोटेंशियल इसका भी V हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूँ टोटल चार्ज बता दो कितना है। टोटल चार्ज कब? जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया, आफ्टर कनेक्टिंग। तो भाई साहब वो तो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी हम क्या कर दें C1V प्लस C2V, कॉमन निकाल सकते हो तुम यहाँ से V को, तो C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये आपके पास आ गया टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग। इस पूरे को मैंने Q डैश लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि जब इनको आपने कनेक्ट किया, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही तो हुआ ना, किसी एक बॉडी का चार्ज निकल के दूसरे के पास गया है ना, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व, बिल्कुल रिमेन कंजर्व। अब ऐसे ही तो है यार, एक का कम हुआ तो दूसरे के पास उतना चला गया। अब सब एग्जांपल के लिए समझ लो, देखो यार इसके पास 50 कूलाम चार्ज था, मान लीजिए इसके पास 10 था,
और जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से दोनों ने चार्ज मतलब इधर उधर चला गया इनके पास। लेट अस सपोज इसमें 30 कूलम रह गया, इसमें 20 कूलम आ गया, तो चार्ज देखो टोटल अब भी देखो, सॉरी 20 नहीं आएगा, इधर मान लीजिए कुछ ऐसे मान लो इसके पे 35 गुलाम आ गया और इस पे 25 गुलाम आ गया, टोटल 35 और 25। अब देखिए यहाँ पर अभी भी 60 गुलाम है और इससे पहले भी कितना था बेटा जी, 60 गुलाम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर चार्ज आधा आधा नहीं होगा, कि मतलब आपने लिखा 50 इस पे था, 10 इस पे था, कनेक्ट करने पे दोनों पे 30-30 होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इक्वली तभी डिवाइड होता है जब वो आइडेंटिकल हो, और अब हम जो केस कर रहे हैं वो आइडेंटिकल का नहीं कर रहे, हमने जस्ट दो अलग अलग शेप की बॉडीज ले रखी है। तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल नहीं सेम हो जाता, वही तो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। तो इतना श्योर हुआ कि जितना टोटल चार्ज पहले था उतना ही टोटल चार्ज बाद में होगा। टोटल चार्ज जो है ना, टोटल चार्ज जितना बिफोर कनेक्टिंग था उतना ही क्या होगा, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग होगा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई साहब हम, दोनों किसको, C1V1 प्लस C2V2, ये तो बिफोर कनेक्टिंग था, आफ्टर कनेक्टिंग क्या था, C1 C2 इंटू में V। हम यहाँ से V ही तो निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से बेटा जी जो V निकल के आया वो क्या निकल के आया, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ चुका है, हमने फाइनली जो है एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, इस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। सो ये क्या है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। भैया यही तो चाहिए थी हमें, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसके लिए भाई साहब, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर कॉमन पोटेंशियल। जब दो अलग अलग शेप या साइज के कंडक्टर्स को आपस में जोड़ते हो, चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद जब दोनों का पोटेंशियल देखते हैं वो बराबर हो चुका होता है, वो कॉमन होता है, वो कितना होता है, वो इतना होता है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो C1V1 क्या है, पहले का चार्ज है, C2V2 दूसरे का चार्ज है, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है वो टोटल चार्ज लिखा हुआ है, आफ्टर बिफोर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सेम ही रहता है। लेकिन C1 C2 क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये भी पता लगा कि अगर हमें कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करके भी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। और फिर से एक बात रिवाइज करवा दूँ, देखिए बेटा जब सेम यानी आइडेंटिकल बॉडीज़ होती है ना, आइडेंटिकल बॉडीज़ होती हैं, तब उनमें क्या होता है, चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड होता है उनके अंदर, ये तो आसान है। लेकिन जब क्या हो, आइडेंटिकल ना हो, नॉट आइडेंटिकल हो, तो चार्ज एक से दूसरे में जाता है, बिल्कुल जाता है। कब तक जाता है, जब तक उनका जो V क्या है कॉमन ना हो जाए दोनों का, जब तक V उनका कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए तब तक चार्ज आता है। चार्ज बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक जो क्लियर होगा तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया, आपको अगर याद होगा, हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकला था। कॉमन पोटेंशियल क्या था बेटा जी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही आया था। अब हम कुछ और चीजें भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टर्म्स है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्या हम चेक करेंगे बेटा जी, सबसे पहले रेशियो ऑफ चार्जेस की, किसके, आफ्टर कनेक्टिंग। हम देखेंगे कि जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद दोनों की जो नए चार्ज होते हैं उनकी रेशियो कितनी है। तो फिर से हमने क्या बना लिया बेटा जी, कंडक्टर्स बना लिए। तो कंडक्टर बना लेते हैं, ये बेटा जी हमारा पहला कंडक्टर है। अरे थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं ना, अच्छा दिखे कंडक्टर। तो बेटा जी ये हमने कंडक्टर बना लिया पहला। तो कुछ इस तरह से ये कंडक्टर दिख रहा है, अगर आप जरा देखो, इसका नाम ए है हमारे पास, और इसी तरह से एक और कंडक्टर भी चाहिए, तो भैया उसको भी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा भी आ गया, लेकिन इसका नाम ए नहीं दिख रहा, इसका नाम बेटा जी ए नहीं दिख रहा, तो हम इसको बी नाम दे देते हैं। बेटा जी ये दो कंडक्टर आ गए। अब मैं आपसे पूछ कर रहा हूँ, देखो इनको जब कनेक्ट नहीं किया था, जब हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, तो इसका अगर आपको याद होगा, चार्ज Q1 था, पोटेंशियल V1 था, कैपेसिटी C1 थी। इसका चार्ज Q2 था, पोटेंशियल V2 था, कैपेसिटी C2 थी। ऐसा ही तो कुछ सीन था। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे इनको हम कनेक्ट करते हैं तो तुम्हें पता है चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाता है, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है V। अब हमें चार्जेस निकालने हैं आफ्टर कनेक्शन, तो देखो वो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो आफ्टर कनेक्शन पहली बॉडी का चार्ज Q1 डैश था, किसके बराबर था, C1 इंटू वी। दूसरी बॉडी का चार्ज क्या था, Q2 डैश, वो आपके पास C2 इंटू वी। हमें इनका ही तो रेशो पूछा है,
बस कर दो डिवाइड। अब यहाँ से v से v कैंसिल, बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला पता लगा कि दोनों बॉडीज की चार्ज की जो रेशो होती है ना, उनकी कैपेसिटी की रेशो के ही बराबर होती है। बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला ही बनाया कि जब दो चीजों को कनेक्ट करते हैं चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज का फ्लो होने से जो नए चार्जेस आते हैं, पहली बॉडी का जो नया चार्ज है देखो Q1 से बदलकर Q1 डैश हो गया, और इसका जो चार्ज है ये बेटा जी Q2 से बदल के Q2 डैश हो जाएगा। इनका रेशो कैपेसिटी की रेशो के ही बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है उसमें क्या सीखेंगे, अब हम करेंगे रेशो किसका। अब फिर से हम रेशो निकालेंगे, लेकिन इस बार हम रेशो नए चार्जेस का नहीं निकालते, हम रेशो निकालते हैं रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल्स। चेंज इन पोटेंशियल्स, अब चेंज इन पोटेंशियल्स क्या है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैथमेटिकल सा, फिर हम आसानी से इसको भी निकाल पाएंगे। छोटी छोटी टर्म्स हैं, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये चीजें, तुम्हें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये जो कंडक्टर था बेटा जी, मान लीजिए इसका पोटेंशियल कोई V1 था, और ये जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट था इसका पोटेंशियल बेटा जी V2 था। अब आप देखो जरा कि जब हम इन दोनों को, इस पे Q1 चार्ज था बेटा जी, इस पे Q2 चार्ज था, ऐसे तो कुछ था, कैपेसिटी C1 इसकी कैपेसिटी C2, जैसे ही हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे बेटा जी हम क्या करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये मान लीजिए आफ्टर कनेक्शन का डायग्राम दिखा देते हैं। तो इनको कनेक्ट कर लिया, तो कनेक्ट करने से चार्ज मूव करता है, तो इससे ये जो पोटेंशियल है बेटा जी ये V1 थोड़ी रहेगा, ये तो V हो जाएगा। अच्छा, ये V2, ये भी बेटा जी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो किसी एक को कम होना पड़ेगा तो कोई एक ज्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसे ही तो होगा, पोटेंशियल कॉमन होगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, जैसे बेटा अगर ये 100 वोल्ट था और ये स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके पास था 40 वोल्ट, अब कुछ ये कम होगा और कुछ ये बढ़ेगा। जैसे ये कम होके मान लीजिए 70 वोल्ट हो गया और ये बढ़ के भी 70 वोल्ट हो गया, देखो अब दोनों बराबर हो गए 70-70, तो ये कितना कम हुआ, तो ये 100 में से आप 70 माइनस कर दो, यानी बेटा जी V1 में से V माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ वाला चेंज आ जाएगा, उसको मैं डेल्टा V1 लिख दूंगा। और इसका चेंज कैसे निकालोगे, इसमें तो बड़ा V है, तो V में से बेटा जी अगर मैं V2 माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ का चेंज आ जाएगा, उसको मैंने डेल्टा V2 लिख दिया। और अब हमारा मेन मकसद इस टॉपिक में डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का रेशियो निकालना है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों बॉडीज को कनेक्ट करने पर उनके पोटेंशियल्स चेंज होते हैं, तो उनके जो पोटेंशियल्स का जो चेंज है ना, इनका रेशियो बताओ डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का। आई थिंक सो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो देखो, और ये फॉर्मूले भी देखो, ये जो नीचे मैंने लिखे, आपको आइडिया लग गया होगा। एक में मैंने क्या किया, V1 में से V माइनस किया, और एक में V में से V2 माइनस किया। ये भी क्यों किया तुम्हें पता है, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले अपन V1 निकालते हैं। अब देखो हम पहली बॉडी की बात करते हैं ना, कंडक्टर ए के लिए लिखते हैं। तो कंडक्टर ए के लिए क्या लिखूं मैं, उसका तो पोटेंशियल कम ही हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉस ऑफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। तो कंडक्टर ए का लॉस ऑफ पोटेंशियल कितना है बेटा जी, डेल्टा V1। कैसे निकालोगे, उसका पहले पोटेंशियल बेचारे का V था, अब V1 था, अब उसका V हो गया। अब V1 एज इट इज, V कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कॉमन एलसीएम तो निकाला जा सकता है, मैं इस टर्म को ना यहाँ उठा के लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से लिखा जा सके इसको। तो बेटा जी ये डेल्टा V1 निकाल रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको पता है क्या आएगा भाई, तो डिवाइड में तो C1 प्लस C2 ही आना है। यहाँ पर देखो V1 था तो V1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा C1 प्लस C2, माइनस है यहाँ पर, और माइनस के इधर क्या है बेटा जी, C1 V1 प्लस C2 V2, यही तो टर्म आएगी, मुझे बताओ। अच्छा, इसको थोड़ा सा फर्दर और सोल्व करें बेटा जी, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ये आपके पास बना C1 V1 प्लस में C2 V1 माइनस का C1 V1 माइनस का C2 V2 ऑल डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये टर्म आपके पास आई। अच्छा, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, अरे देख लो कैंसिल वैंसिल कुछ हो रहा है, अरे बिल्कुल हो रहा है। अगर यहाँ देखो C1 V1 तो इधर भी C1 V1 है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। बचा क्या बेटा जी, आपके पास जो टर्म्स बची वो कुछ इस तरह से बची, देखो C2 इसमें भी है, C2 इसमें भी है, तो अपन कॉमन ही निकाल लेते हैं। C2 इंटू में यहाँ क्या बचा, V1 माइनस V2, C2 कॉमन है ना इसलिए C1 प्लस C2। ये हमारे पास आई डेल्टा V1 की वैल्यू। क्या आई डेल्टा V1 की वैल्यू, C2 V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक तो ठीक है। तो हमने कंडक्टर ए के लिए निकाल लिया, अभी इसका पोटेंशियल कितना कम हुआ। अब कंडक्टर बी के लिए लिख लेते हैं क्योंकि उसका तो बड़ा होगा। अब कंडक्टर बी के लिए बात करते हैं तो उसका पोटेंशियल तो कुछ गेन हुआ है, तो मैं लिखता हूँ गेन ऑफ पोटेंशियल। किसने किया यार भाई? कंडक्टर बी ने किया। कितना? लेट अस सपोज डेल्टा V2 लिखो। कैसे निकाला जाएगा? V माइनस का V2, ऐसे ही तो निकलेगा। अब बहुत आसान है निकालना। डेल्टा ऑफ V2, V की वैल्यू भी यहाँ पर वही पुट कर दो, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 माइनस का V2। अब एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो C1 प्लस C2 एलसीएम आया, तो यहाँ से बेटा जी बना C1V1 प्लस C2V2 माइनस का V2 मल्टीप्लाई बाय C1 इंटू C2। अच्छा जी, सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा। C1V1 प्लस भी C2V2, ये तो बहुत ही आसान है पार्ट। C2V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कुछ कैंसिल वैंसिल हुआ यहाँ पर? देख लो तो C1 कुछ कैंसिल वैंसिल यहाँ पर, C2V2 कुछ कैंसिल हो रहा है। C2V2 कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं होगी अपने पास? देखना, प्लस माइनस की गड़बड़ मेरे ख्याल से तो सही कर रहे हैं अपन, है ना बेटा जी? हाँ ठीक है। ये बेटा जी V2 ये C2 है, इधर ये माइनस का आना चाहिए ना यहाँ, ये माइनस का, तभी तो मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ सी हुई है छोटी सी। ये यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हुई थी, कोई नहीं, सही कर लेते हैं अपन इसको, पता लग गया हमें। तो ये माइनस का आना था, माइनस का C2V2 आना था। अब माइनस का C2V2 आना था तो कैंसिल तो होगा ना, एक ये प्लस का और ये माइनस का। अब इसमें क्या बचा भाई? इसके अंदर बचा, देखो C1 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यानी मैं यहाँ लिखूँ तो डेल्टा ऑफ V2 तो आया वो C1 V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब हमें मेन मकसद से भटकते नहीं है, हमें तो निकालना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है भाई? तो हम याद दिलवा देते हैं आपको, निकालना बेटा जी डेल्टा ऑफ V1 बाई डेल्टा ऑफ V2। डेल्टा ऑफ V1 भी अगर आपको याद होगा ये था C2, बाकी तो मुझे याद है। तो ये बेटा जी है C2 V1 माइनस V2 होल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और कंप्लीट को डिवाइड करो डेल्टा V2, डेल्टा V2 है बेटा जी C1 V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है सर, सब कुछ ही तो कैंसिल हो रहा है। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हुआ और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई डेल्टा V1 डिवाइड बाय डेल्टा V2 सिंपली कैपेसिटी की रेशियो के बराबर है, लेकिन रेसिप्रोकल करना है, यानी ये C2 बाई C1 के बराबर है। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। काफी अच्छा एक्सप्रेशन है। देखो ये चीज प्रूफ करने के लिए भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है, तुम्हें बोल दी कि यार ये चीज प्रूफ करके बताओ, है ना, ये प्रूफ के लिए भी आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। आई थिंक सो यहाँ तक की कहानी सबको समझ आई बच्चों। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है, वो है बेटा जी लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी और वैसे भी। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये क्या लिख दिया सर आपने? लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी जब दो बॉडीज आपस में चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है उस टाइम पे बेटा जी एनर्जी का लॉस हो जाता है। लॉस होने का मतलब बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन एनर्जीज जो है ना वो अलग अलग मिलती है। सर समझे नहीं कुछ? समझा दूं? पता क्यों चिंता कर रहे हो, हम समझा देते तुम्हें। देख लो जी, हमने क्या किया बेटा जी, इस तरह से एक कंडक्टर बना लिया, कंडक्टर बना लिया, तो अब इस कंडक्टर को रंग बिरंगा बना देते हैं। तो हमने बेटा जी ये कंडक्टर बना डाला, बेटा जी ये हमने एक कंडक्टर बना दिया, ठीक है। अच्छा कंडक्टर बनाने से पहले सॉरी कंडक्टर क्यों, कंडक्टर तो बना दिया, मतलब चार्जिंग से पहले भी, चार्ज वगैरह भी करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसकी, दो जरूरत पड़ेगी, दो भी नहीं चार बना देंगे अपन। ये लो जी, इकट्ठे ला के रख देते हैं ना, बाद में मतलब मांगने नहीं पड़ेंगे उधार। सारी टर्म्स लिख लेते हैं। देखो कैपेसिटी बेटा जी C1 C2, पोटेंशियल V1 पोटेंशियल V2,
चार्ज Q1, चार्ज Q2। ये सीन जो तुम देख रहे हो ये बिफोर कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग से पहले। सोचो इस पहले कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी होगी, पहले कंडक्टर के पास कुछ एनर्जी होगी, दूसरे के पास भी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कंबाइंड भी तो कुछ एनर्जी होगी। लेट अस सपोज इसकी एनर्जी को बेटा जी U1 से लिखा और इसकी एनर्जी को U2 से लिखा, तो बिफोर कनेक्टिंग U1 प्लस U2 होगी एनर्जी। अब यहाँ पर कहानी आती है कि भैया आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगी। तो हमने जब दोनों को कनेक्ट किया तो क्या फर्क पड़ता था, अगर आपको याद होगा जब दोनों को जोड़ते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है देखो कैपेसिटी तो उतनी रहती है C1 C2, पोटेंशियल जो है ना बेटा जी वो कॉमन हो जाता है, चार्ज भी नहीं आ जाता है ना Q1 डैश और इस पे Q2 डैश चार्ज आ जाता है, इसका पोटेंशियल V हो जाता है, इसका भी पोटेंशियल V हो जाता है, ऐसी कहानी थी। अब इससे नई एनर्जी जो आएगी देखो, उसकी नई एनर्जी को मैंने U1 डैश लिखा, इसकी एनर्जी को बेटा जी U2 डैश लिख देता हूँ एनर्जी को। अब आफ्टर कनेक्टिंग जो टोटल एनर्जी होगी वो U1 डैश प्लस U2 डैश होगी। अब सवाल आता है कि ये टोटल एनर्जी क्या इस टोटल एनर्जी के बराबर है या इनमें कोई चेंज होता है। इस एनर्जी को बेटा जी अगर मैं E1 नाम देता हूँ, बाद वाली एनर्जी को मैं E2 नाम दे देता हूँ। हमें अब इस कंसेप्ट में ये समझना है कि जब हमने इस कनेक्शन को किया, जब हमने कंडक्टर पहले को दूसरे के साथ बेटा जी जोड़ा, इनके चार्ज का तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज तो ट्रांसफर हो गया, क्या उसे चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन से टोटल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन? टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी, उसको चेक करना। तो अपन बेटा जी U1 U2 यहाँ से निकाल लेंगे, यानी E1 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से E2 निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे। सोचो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा जी, अगर E1 माइनस आप E2 करो और अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा E1 और E2 बराबर है, जितना एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग थी उतना आफ्टर कनेक्टिंग है, कोई लॉस नहीं हुआ, कंजर्वेशन है यहाँ। लेकिन अगर तुमसे बोल दूं कि यार E1 माइनस E2 आप निकाल रहे थे, वो कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, इसका तो एक ही मतलब है कि E1 जो है बेटा जी वो बड़ा है E2 से। E1 बड़ा मतलब बिफोर कनेक्टिंग तो एनर्जी ज्यादा है, आफ्टर कनेक्टिंग कम है, एनर्जी यानी लॉस हो रही है। ये इंडिकेट करता है बेटा जी किसको? लॉस ऑफ एनर्जी को। ये वाली, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और अगर E1 माइनस E2 नेगेटिव होता, मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ, यहाँ देखो अगर आप E1 माइनस E2 निकालते हो वो नेगेटिव आ जाए तो यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब E2 बड़ा है E1 छोटा है, बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी कम थी, आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर तो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है यार, गेन ऑफ एनर्जी हो रहा है, कहीं से मिल रही है एनर्जी। तो आप जब इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ जो हमें रिजल्ट मिलेगा बेटा जी ये 2 नंबर वाला मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी वाला। हमें पता लगेगा आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी कम हो जाती है, यानी देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ भी नहीं हो रहा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलो निकालते हैं कि कितनी एनर्जी लॉस होती है। अब देखो बिफोर कनेक्टिंग की सिचुएशन लिखते हैं अपन। बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो दो कैपेसिटर है, दो कंडक्टर्स हैं, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं। पहले मैंने लिखा कि भैया एनर्जी स्टोर्ड किसकी? बाय फर्स्ट कंडक्टर जो था ना ए, तो U1 से लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड कंडक्टर की भी निकाल लेंगे एनर्जी स्टोर, तो बेटा जी U2 से लिखेंगे, कैपिटल है ये, हाफ C2V2 स्क्वायर। अब टोटल चाहिए हमें यार, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को मैं E1 लिख रहा हूँ इस वाले को, ये बिफोर कनेक्टिंग का है, तो दोनों का सम कर दो यार, दोनों का सम किसका? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, 5 तक 4 तक तो हो ही थी। अब आफ्टर कनेक्शन देखो, आफ्टर कनेक्टिंग दोनों को जोड़ने के बाद का सेम, वही सेम एनर्जी स्टोर्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर कितनी हो जाएगी भाई? U1 डैश जो है बेटा जी वो हाफ ऑफ C1V स्क्वायर है ना। इसी तरह से अगर आपसे एनर्जी स्टोर पूछ लाए सेकेंड कंडक्टर की, तो क्या होता है बेटा जी? U2 डैश इज इक्वल्स टू हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। ये तो V स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि कॉमन पोटेंशियल है, ऊपर भी V है नीचे भी कॉमन पोटेंशियल, इसलिए अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। ये टोटल एनर्जी कहाँ की है भाई? ये आफ्टर कनेक्टिंग की है, तो E2 से लिख रहा हूँ उसको मैं,
ऐड कर देते हैं यार, हाफ v तो कॉमन ही आना है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं c1 प्लस c2 इंटू वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। यहाँ तक की कहानी आई थिंक तो समझ आ गई होगी तुम्हें। अब हमें यार लॉस चेक करना है, मैंने पहले ही बता दिया, वैसे लॉस होगा चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर हम निकाल रहे हैं, अगर वो होता है तो तभी होगा जब E1 बड़ा होगा E2 छोटा होगा। यानी अगर मैं E1 माइनस E2 हमारे पास बेटा जी एक पॉजिटिव नंबर आ जाए तो मतलब ये प्रूफ हो गया, हम वही निकाल रहे हैं। E1 में से E2 हम माइनस कर देते हैं। अब E1 अगर आपको याद होगा तो बेटा जी वो है हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, माइनस E2 है बेटा जी हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। ये काम हमें करना है भाई, करना है। तो हाफ तो सब में से कॉमन है, फैक्टर निकाल ही लो। हाफ फैक्टर तो सबसे बाहर ही आ गया, इधर से बचा C1V1 स्क्वायर, इधर से बचा बेटा जी C2V2 स्क्वायर, माइनस का इधर से बचा C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गई। अब हम इस V की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको अगर याद होगा कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला था C1V1 C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये हमने पढ़ा था पीछे से, आपको अगर याद होगा तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्या जी रख लेते हैं। यहाँ से बेटा जी आया C1 प्लस C2 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई C1V1 C2V2 C1 प्लस C2। यही कुछ आएगी कहानी भाई। अरे बिल्कुल सर, आप सही तो कर रहे हो। इसका स्क्वायर भी है, हम भूलना नहीं है ये चीज। हाफ एज इट इज है हमारे पास भैया, इधर हमारे पास आ गया ये एज इट इज C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, माइनस का देखो यहाँ से C1 प्लस C2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर है ना तो एक बच जाएगा अभी नीचे, ये बन जाएगा कुछ C1V1 प्लस C2V2 इनका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक C1 प्लस C2 स्क्वायर था, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले से। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें बेटा जी, ये हाफ फैक्टर एज इट इज है, तो ये इधर से हमारे पास क्या था बेटा जी C1V1 स्क्वायर प्लस में C2V2 स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म एज इट इज। और बेटा जी माइनस में हमारे पास क्या था, माइनस में था C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर था डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब हमें एलसीएम लेना है C1 प्लस C2 को। C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया। अगर C1 प्लस C2 एलसीएम लेते तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन C1 प्लस C2 किससे बेटा जी, इससे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर से, माइनस और ये टर्म ऊपर वाली एज इट इज C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। देखो टर्म थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, लेकिन चिंता ना करें, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। या फिर अगर आप जरा ध्यान से देखो यहीं से बता सकते हैं। देखो इधर C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, इधर भी एक ऐसी टर्म है, और जाहिर सी बात है इसमें C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला फैक्टर बड़ा है, इसमें से छोटा माइनस हो रहा है। तो ओवरऑल आप लिख सकते हो, आगे चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो या बाय सोल्विंग लिख सकते हो, बाय सोल्विंग इट इज क्लियर, सीधा लिख सकते हो इट इज क्लियर इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव बेटा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। यानी हम निकाल रहे थे E1 माइनस E2, वो कितना आया, पॉजिटिव आया। यार इसका मतलब क्या है, E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 क्या था, E1 था टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, उनको कनेक्ट करने से पहले। वो ग्रेटर है किससे बेटा जी, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। यानी पहले ज्यादा है बाद में कम है, इसका कंक्लूजन तो समझ गए। इट मीन देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। तो ये था आपका बेटा जी लॉस का कंसेप्ट, एनर्जी लॉस का। चाहो तो और भी इसको सोल्व करके बेटा जी आप निकाल सकते हो, एनर्जी लॉस को सोल्व करते जाओ करते जाओ, आपकी मर्जी है। जब हम इसको सोल्व करेंगे आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जाएगी, आप निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा लेकिन ना अगर दोनों का पोटेंशियल स्टार्टिंग में ही बराबर लो तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, तब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा।
मैं यहाँ कंक्लूजन्स लिख देता हूँ यहाँ पर, जो इन पूरे टॉपिक से हमें एक तो याद रखने हैं कि ये बेटा जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ होता है बिल्कुल, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर होता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, लेकिन इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ बेटा जी एनर्जी नहीं होता, बिकॉज E1 जो है वो नॉट इक्वल टू E2। होता क्या है, E1 जो होता है बड़ा होता है, E2 कम होता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। साथ ही साथ लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं इफ V1 इज इक्वल टू V2, स्टार्टिंग में दोनों सेम पोटेंशियल पे सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या होगा, नो चार्ज मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा, उस केस में एनर्जी लॉस नहीं होगा। तब आप चेक करना बेटा जी E1 E2 आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें समझ आ गए होंगे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो अपन अब देखेंगे कल की क्लास में। तो कल हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो कल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ केसेस की बात करेंगे। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स से रिलेटेड आपके बेटा जी, इससे रिलेटेड केस स्टडी वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ये इसलिए जरूरी है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इस तरह से बेटा जी अगर आपके पास रोड्स होती हैं इस तरह से बेटा जी 1 2 या 3, और आप उनको कनेक्ट करते हो अलग अलग टर्मिनल से, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव से, ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में ना कल का ही लेक्चर लास्ट होगा इसका, इन्फिनिटी नेटवर्क वाले भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये कल का भी लेक्चर इसका लास्ट रहेगा आपका, फिर अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।